नमस्कार बंधुओं। आज मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है, भारत में प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास। तो इसके आज चौथे भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रेस और समाचार पत्रों का विकास किस तरीके से हुआ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश भारत में किस तरीके से समाचार पत्रों का विकास हुआ और प्रेस की स्थापना हुई। अब बताएंगे आपको स्वतंत्रता के बाद की स्थिति के बारे में। तो जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई, तो भारत में संक्रमण काल शुरू हो गया। संक्रमण काल का मतलब था कि जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत, वो धीरे धीरे परिवर्तित हुई और भारतीय संघ का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शुरू हो गई। जैसे संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अब आवश्यकता ये थी कि जो अब तक प्रेस और समाचार पत्रों की स्थिति चली आ रही थी, उसके संबंध में परिवर्तन होना था, जिसके लिए 1947 ईस्वी में एक जांच समिति बनाई गई थी और जो उस जांच समिति ने सिफारिशें दी थी कि प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो कहने का मतलब ये है कि समाचार पत्रों में खूब विचार अभिव्यक्ति होने लगी। परंतु इसके बाद चूंकि भारत विभाजन हुआ था, भारत के 3 टुकड़े हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। तो उसी समय क्या हुआ कि कबायलियों के द्वारा दंगे कर दिए गए और तमाम सांप्रदायिक दंगे हो गए, जिसके कारण से ये हुआ कि अब ये सांप्रदायिक दंगों को जो भड़काने वाली स्थिति थी, वो विचार अभिव्यक्ति की, क्योंकि अनेक नेताओं के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा भड़काऊ विचार व्यक्त किए जा रहे थे। इसलिए अब जरूरी था कि समाचार पत्रों की निगरानी की जाए, प्रेस पर कुछ नियंत्रण लगाया जाए, जिससे कि ये दंगे ना हो। 1948 ईस्वी से लेकर के 49 ईस्वी तक बहुत ज्यादा दंगे हुए और कमोबेश 1950 तक भी स्थिति वही चलती रही। तो ये जो संक्रमण काल था भारत का, ये राजनीतिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण था ही, साथ ही जनता के लिए स्थायित्व की बड़ी समस्या थी, सुरक्षा की बड़ी समस्या थी, क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है माइग्रेट हुए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे। तमाम हिंदू लोग जो है वो भारत से पाकिस्तान आए और भारत से तमाम मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान गए, जिसमें तमाम दंगे हुए, तमाम तरीके की असंतोषजनक स्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिससे प्रेस पर अब नियंत्रण लगाना थोड़ा सा आवश्यक था। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया 1951 ईस्वी में। तो 1951 ईस्वी में जो पारित किया गया समाचार पत्र अधिनियम, उसके अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं की गई वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली व्यवस्था की, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक का प्रावधान। सबसे पहले ये कहा गया कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो उस पर थोड़ी रोक लगाई जाए, थोड़ा नियंत्रण लगाया जाए, सरकार उसकी निगरानी करे, क्योंकि बहुत सारे समाचार पत्र ऐसे हैं जो जनता में आक्रोश को बढ़ा रहे हैं, भड़काऊ लेख लिख रहे हैं और तमाम तरीके के समाचार ऐसे वो प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे जनता में असंतोष है और आक्रोश है। दूसरा जो प्रावधान था वो था सरकार को असीमित अधिकार। अब सरकार को असीमित अधिकार मिल गए कि वो किसी भी प्रेस पर नियंत्रण कर सकती है, प्रेस को बंद करवा सकती है, समाचार पत्र पर नियंत्रण लगा सकती है। ये प्रावधान किया गया। इसके बाद सुरक्षा राशि जब्ती का प्रावधान। अब ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी भी प्रेस को चेतावनी दी जाती है या समाचार पत्र को चेतावनी दी जाती है और इसके बावजूद भी वो अपनी गतिविधि को नहीं रोकता है, प्रकाशन को नहीं रोकता है या उसमें परिवर्तन नहीं करता है जो कि सरकार के निर्देशों के अनुसार होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। यानी जो सिक्योरिटी मनी जमा किया जाता था मजिस्ट्रेट के पास, उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद अगली जो बात कही गई, समाचार
छापने तथा प्रेस की डाक पर रोक। अब ये कर दिया गया कि अगर कोई समाचार पत्र लगातार आंदोलनकारी या जनाक्रोश को भड़काने वाली कोई भी विषय वस्तु छापता है, प्रकाशित करता है, तो उस पर रोक लगाई जाएगी। और साथ ही जहाँ जहाँ समाचार पत्र जाता है, जो उसका संचरण होता है, वहाँ पर उसकी डाक पर रोक लगाई जाएगी, जिससे कि उस समाचार पत्र की जो पहुँच है वो कम हो सके, ज़्यादा क्षेत्रों में ना फैल सके। और इन सब के पीछे जो प्रमुख कारण था, वो कारण था कि भारत में जो है वो एक तरीके से सांप्रदायिक दंगे तो हो ही रहे थे, साथ ही जनता में सरकार के प्रति जो है विश्वास उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जो अब तक जो हमारी राजनीतिक स्थिति थी वो थी कि पहले तो अंग्रेज शासन कर रहे थे, अब अंग्रेजों के बाद जो है जब हमें मिला शासन, तो उस समय क्या था, भारत में तमाम देशी रियासतें थी और वो देशी रियासतें एक दूसरे से घृणा करती थी, बहुत मुद्दों पर उनके विचार एक नहीं होते थे। तो ऐसी स्थिति में डर ये था कि वे रियासतें कहीं एक दूसरे से झगड़ने लगी, युद्ध न करने लगी, इसलिए इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी था। अब क्योंकि ये सब नियंत्रण किया गया, तो इससे जो समाचार पत्रों के मालिक थे या प्रेस के मालिक थे या संपादक थे या मुद्रक या प्रकाशक थे, उन लोगों में बड़ा असंतोष हो गया। और जब असंतोष हो गया तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों में सबसे अखिल भारतीय पत्रकार संघ था और दूसरा था अखिल भारतीय संपादक मंडल। ये दो ऐसे संगठन थे जिन्होंने कि बहुत ज्यादा विरोध किया इस बात का कि भाई समाचार पत्रों पर रोक नहीं लगनी चाहिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जारी रहनी चाहिए, जो कि हमारे संविधान के द्वारा दी गई है। ऐसी उनकी दलील थी। लेकिन चूंकि वातावरण खराब न हो, इसलिए सरकार ने ऐसा नियंत्रण किया था। अब जब ये स्थिति उत्पन्न हुई तो इसके बाद क्या किया गया कि 1951 ईस्वी में ही एक आयोग का गठन किया गया, समाचार पत्र आयोग। इस आयोग ने जो है ये जो गठित किया गया, इसके अध्यक्ष बनाए गए उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे GS राजाध्यक्ष, इनको अध्यक्ष बनाया गया और इनसे ये कहा गया कि आप पूरी जांच कीजिए समाचार पत्रों पत्रिकाओं की और प्रेस की, और ये बताइए कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या सरकार का कदम उचित है या अनुचित है, तो अपनी सिफारिशें दीजिए। 1952 ईस्वी में इस आयोग ने काम करना शुरू किया। ये पहला समाचार पत्र आयोग था जिसने काम करना शुरू किया, तमाम क्षेत्रों का अध्ययन किया और अध्ययन देने के बाद जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये कहा कि समाचार पत्रों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण कम होना चाहिए और छोटे और मझोले समाचार पत्रों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जो पत्रकार बंधु हैं उनको विशेष अधिकार मिलना चाहिए। तमाम तरीके की बातें कही गई। तो उन बातों के आधार पर एक एक्ट पारित किया गया था, पुस्तक एवं समाचार पत्र एक्ट 1954 ईस्वी, और इस एक्ट के आधार पर व्यवस्थाएं दी गई थी कि पुस्तकों के प्रकाशन के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए और समाचार पत्रों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन्होंने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया था, प्रेस की आजादी को बढ़ावा दिया था और साथ ही जो प्रेस के मालिक हैं या समाचार पत्रों के प्रकाशक और मुद्रक हैं, उनके सुरक्षा और संरक्षण की बात कही गई थी और उनके ऊपर किसी तरीके के बहुत बड़े नियंत्रण की बात नहीं कही गई थी कि उसको वो नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इनको बढ़ावा दिया। 1956 ईस्वी तक इसी के आधार पर जो व्यवस्था चलती रही और फिर धीरे धीरे जब स्थिति सामान्य हुई, जब दूसरे आम चुनाव हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती गई और समाचार पत्र और पत्रिकाएं आराम से छपने लगी। और यही वो दौर था। इसी दौर में भारत में रेडियो की भी
स्थापना हुई, रेडियो समाचार भी प्रसारित होने लगे। तो अब जो है, अब केवल प्रेस और समाचार पत्रों तक ही बात सीमित नहीं रही, अब ये मीडिया बन गया कि किस माध्यम से समाचार प्रकाशित और प्रसारित हो। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अगली जो कदम था, अगला महत्वपूर्ण स्टेप था, वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1965। अब फिर से ये विचार किया गया सरकार के द्वारा कि भाई समाचार पत्रों के लिए, पत्रिकाओं के लिए, पुस्तकों के प्रकाशन के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए अखिल भारतीय स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के नियम बनाए और निगरानी करे, सुझाव दे और आवश्यक होने पर शिकायतों भी सुने, सरकार को सुझाव दे, समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशकों को, मुद्रकों को सुझाव दे। इस बॉडी को बनाया गया, इस संस्था को बनाया गया। 12 नवंबर 1965 ईस्वी को संसद के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया और जिसके आधार पर ये कहा गया कि ये संस्था बननी चाहिए, ये संस्था बनेगी। उसमें उसके संगठन की, उसके उद्देश्यों की, उसकी कार्यवाही की सारी व्यवस्था की गई और इसी के आधार पर 1966 ईस्वी से इस संस्था ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जब इसने काम करना शुरू कर दिया तो इसने किन बातों पर ज्यादा जोर दिया, वो क्या प्रमुख उद्देश्य थे, क्या प्रमुख प्रावधान थे, उनके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे कि जो भारतीय प्रेस परिषद बनी, उसने जो सुझाव दिए वो क्या थे। सबसे पहले दिया कि मीडिया माध्यमों की स्वतंत्रता बनाए रखना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन द लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ द मीडिया, यानी कि मीडिया की जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, वो बनाए रखे सरकार, क्योंकि बिना लिबर्टी के वो सही तरीके से विचार अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगी, समाचार नहीं प्रकाशित कर पाएगी। दूसरी बात कही, जन रुचि के उच्च स्तर को बनाए रखना। अब देखिए, अब तक जो समाचार पत्र या पत्रिकाएं छपते थे, उनमें जो रिपोर्टर्स हैं उनकी, जो प्रकाशक हैं, जो संपादक हैं, वो अपने विचार व्यक्त करते थे, उसमें जनता की भागीदारी कम थी। अब ये कहा गया कि जो जनता सोचती है, जो जनता की विचार हैं, जो जनता का दर्शन है, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको छापने के लिए, उनको प्रकाशित करने के लिए उच्च स्तर मेंटेन किया जाए। मतलब कि जनता की भावनाओं को ऊपर रखा जाए। ये नहीं कि हम अपनी बात कहते चले जा रहे और जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता क्या सोचती है देश के बारे में, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, व्यवस्था के बारे में, तो उन भावनाओं को भी लाना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। तीसरी बात थी मीडिया से जुड़े लोगों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना। अब ये बात कही गई भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा कि जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों की एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसे कोर्सेज शुरू करे, कुछ इस तरीके की व्यवस्था करे कि जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं उनको शिक्षा दी जाए और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए कि वो किस तरीके से प्रकाशन करेंगे, किस तरीके से समाचार पत्र कलेक्ट करेंगे, कैसे शोध करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सारी बातों की व्यवस्था ट्रेनिंग के अंदर होनी चाहिए। तो ये पहली बार ये व्यवस्था करने के लिए प्रेस परिषद ने अपनी सिफारिश की। अगली बात, तकनीक एवं शोध को बढ़ावा देना। नई टेक्नोलॉजी अब विकसित हो चुकी थी, आजादी के बाद धीरे धीरे विकसित हो रही थी। तो अब ये कहा गया कि मीडिया के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए और रिसर्च की जाए, शोध को बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं कि एक व्यक्ति ने देखा किसी भी घटना के बारे में या किसी अन्य विषय वस्तु के बारे में और उसने छाप दिया, नहीं, उस पर शोध होना चाहिए कि अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण रहे हैं, क्या परिस्थितियां रही हैं, उन पर शोध किया जाए और सारी
जो समाचार पत्र तमाम छपते, उनके समाचार पत्रों की जो विषय वस्तु है, जो कलेवर है, वो छापने से पहले शोध होना चाहिए। ये बात कही। अगली बात थी स्वामित्व के केंद्रीकरण को रोकना। जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जो समाचार पत्र छप रहे थे या प्रकाशन हो रहा, पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी, तो जो प्रेस में काम करने वाले लोग थे, उनके पर जो मालिकाना हक था वो कुछ परिवारों का या कुछ समूहों का था। तो ये कहा गया प्रेस परिषद में कि इसको धीरे धीरे खत्म किया जाए, कि जो केंद्र सेंट्रलाइजेशन है कि किसी परिवार विशेष का स्वामित्व ज्यादा बढ़ रहा है या किसी समुदाय विशेष का ज्यादा बढ़ रहा है या किसी क्षेत्र विशेष का ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। छोटे स्तर से भी समाचार पत्र छपने चाहिए, पुस्तकें छपनी चाहिए, मध्यम मझोले समाचार पत्र भी होने चाहिए और राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र भी होने चाहिए। साथ ही ये कहा गया कि उसमें सारे तरीके की विषय वस्तु कवर होनी चाहिए। उसमें राजनीतिक भी हो, प्रशासनिक भी हो, जन समस्याएं भी हो, उसमें आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी हो, ये सारी चीज होनी चाहिए। तो इसको बढ़ा। इसके बाद प्रासंगिक एवं लाभकारी प्रकाशन, यानी जो प्रकाशन किया जाए पुस्तकों का, पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का, वो लाभकारी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? प्रासंगिक, रिलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी विषय वस्तु मिली और उसको छाप दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो रिलेवेंट है उस समय में, जो समस्याएं घटित, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो तमाम तरीके की परिवर्तन हो रहे हैं समाज के अंदर, व्यवस्था के अंदर, नई तकनीक जो आ रही है, वो जो कितनी रिलेवेंट है, वो सारी चीजें कितनी रिलेवेंट, कितनी प्रासंगिक हैं, उनसे संबंधित विषय वस्तु छपनी चाहिए जो कि लाभकारी हो। ये बात की, तो ये प्रेस परिषद के अंदर ये व्यवस्था की गई। 1965 से लेकर 1975 ईस्वी तक ये व्यवस्था चलती रही और 1975 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय कुछ ऐसी योजनाएं लागू की गई थी जो कि जनता को पसंद नहीं थी अथवा अधिकारी उसे सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे, इसलिए थोड़ा असंतोष फैल गया था। और उसके कारण से क्या हुआ कि बाद में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। तो उससे पहले सन 1975 तक ये व्यवस्था काम करती रही और उसके बाद जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, उससे पहले ही इस पर रोक लगा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें रोक लगा दी गई थी कि समाचार पत्र वही छापेंगे जो सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने वाला हो। कोई भी समाचार पत्र ऐसा नहीं होना चाहिए, समाचार सामग्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि जन आक्रोश पैदा करे। इस पर रोक लगाई गई और 1976 ईस्वी के बाद जब संकट काल की घोषणा हुई तो इसको पूरी तरीके से प्रेस परिषद को ही समाप्त कर दिया गया था, ताकि मीडिया जो है वो कम से कम अपनी भूमिका अदा कर पाए। अब बात करते हैं भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 ईस्वी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में जब इमरजेंसी लागू कर दी गई तो प्रेस पर रोक लगा दी गई थी और अब समाचार पत्र कोई भी ऐसी विषय वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकते थे जो कि सरकार के लिए किसी तरीके की समस्या पैदा करे, अर्थात सरकार जिसकी अनुमति न दे। 1977 में संकट काल रहा। तमाम बड़े नेताओं को, राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया, अनेक प्रकाशकों को जेल में डाल दिया गया, संपादकों को और तमाम लोगों को जो है वो दंडित किया गया। कहने का मतलब है पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई। और संकट काल के बाद जब आम चुनाव हुए तो आम चुनाव के बाद जब नई सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार जब नई बनी, तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। तब ये विचार किया गया कि
जिन चीजों पर रोक लगाई गई थी पूर्व सरकार के द्वारा संकट काल के समय, वो प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाने चाहिए। और यही सोच करके यह परिषद अधिनियम लाया गया 1978 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई वो ये की गई कि अब जो प्रेस परिषद बनेगी उसका ढांचा क्या होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। तो अब संगठन कैसा होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक अध्यक्ष बनाया गया। इस अध्यक्ष के बारे में ये कहा गया कि ये सेवानिवृत्त जज होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो बनेगा। और इनको नामित करने के लिए लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष को ये कार्य सौंपा गया। और कुछ और लोग जो थे वो जो पत्रकारिता से संबंधित थे या प्रेस से संबंधित थे, उन लोगों का एक समूह बनाया गया, जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि कौन व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा। और इसके बाद 28 अन्य सदस्य रखे गए इसमें, जो कि मिलकर के कार्य करेंगे और प्रेस और समाचार पत्रों से संबंधित जो व्यवस्था होगी उसके लिए आवश्यक निर्देश देंगे या प्रावधान की व्यवस्था की गई। अब इसमें देखेंगे कि जो 28 सदस्य थे, वे 28 सदस्य किन किन क्षेत्रों से लिए गए थे। सबसे पहले तो 13 सदस्य थे, वो श्रमजीवी पत्रकार। जो श्रमजीवी पत्रकार थे उनमें से 13 लोगों को चुना गया था, जो भारतीय प्रेस परिषद है उसके सदस्यों के रूप में। इसके बाद 5 सदस्य होते थे जो संसद के प्रतिनिधि होते थे, यानी इसमें 3 सदस्य होते थे वो लोकसभा के प्रतिनिधि होते थे और 2 सदस्य जो है वो राज्यसभा के प्रतिनिधि के रूप में लिए जाते थे। तो ये 5 सदस्य जो होते थे वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मेंबर बनते थे। इसके बाद 3 सदस्य और लिए जाते थे, उसमें से एक सदस्य जो होता था वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से होता था, यानी यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक सदस्य भेजा जाता था। एक सदस्य विधि आयोग के द्वारा जो लॉ कमीशन था उससे, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, या तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आएगा या विधि आयोग से आएगा, एक सदस्य वहां से होगा। और एक सदस्य जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है साहित्य अकादमी, जो साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देती है, एक सदस्य उसमें से लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 सदस्य जो है वो इन विभिन्न संस्थाओं से लिए गए। इसके बाद 6 सदस्य जो थे वो समाचार पत्रों के संपादक, जो समाचार पत्रों के संपादक होते थे उनमें से लिए गए थे। और इनमें सबसे खास बात ये थी कि 2 सदस्य जो थे वो बड़े समाचार पत्रों से लिए गए थे, 2 मझोले या मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों से लिए गए थे, और 2 जो है वो क्षेत्रीय या छोटे जो समाचार पत्र थे उनके संपादकों में से लिए गए थे। तो इस तरीके से 6 सदस्य थे वो समाचार पत्रों के संपादक के रूप में थे। और एक सदस्य जो था वो समाचार पत्र प्रबंधकों में से लिया गया था, यानी जो समाचार पत्र प्रबंधक थे भारत के, उनमें से एक सदस्य चुना जाता था। तो इस तरीके से कुल 28 सदस्य होते थे और इस तरीके से एक बॉडी बनाई गई थी, एक संस्था बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया था भारतीय प्रेस परिषद। और अब हम देखते हैं कि इस प्रेस परिषद ने क्या सिफारिशें की, क्या प्रावधान किए, जिससे कि भारतीय समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों का प्रकाशन अच्छी तरीके से हो सके। तो सबसे पहली जो व्यवस्था दी गई इन्होंने वो ये दी गई कि जो 1965 ईस्वी का प्रेस अधिनियम था, जिसको कि निलंबित कर दिया गया था 1975 ईस्वी में, उसकी सारी की सारी व्यवस्थाएं दोबारा लागू कर दी जाए। अर्थात जो रोक लगाई गई थी संकट काल के से पूर्व, उस स्थिति को जस के तस फिर से लागू कर दिया जाए, ये बात कही गई। दूसरी बात थी जो उसमें और प्रावधान किए गए, तो उसमें सामान्य सेवा व्यवस्था का संवर्धन किया जाए, यानी जो जनरल सर्विस है न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की
और जो अन्य व्यवस्था प्रकाशन के क्षेत्र में है उसको बढ़ाया जाए, उसका सर्कुलेशन बढ़ाया जाए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, वॉल्यूम बढ़ाया जाए। तो ये बात कही गई थी, क्योंकि अब बदलते हुए समय के अनुसार आवश्यकता थी कि ज्यादा से ज्यादा समाचार पत्र निकलें और ज्यादा से ज्यादा बड़े क्षेत्र में प्रकाशित हों और लोगों तक पहुंचे। अगली बात थी विदेशी समाचार पत्रों का अध्ययन। यानी अब केवल हम ये नहीं कि हम अपने ही देश में जैसा मिल रहा है लिखने को वैसा ही लिख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा लिख रहे हैं, केवल अपने तक सीमित, ऐसा नहीं। जो विदेशी समाचार पत्र हैं उन समाचार पत्रों का अध्ययन किया जाए और देखा जाए कि वो किस तरीके से अपनी विषय वस्तु को छापते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो एक विदेशी समाचार पत्र था प्रावदा, ये समाचार पत्र जो है वो भारत में अपनी छाप छोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रहा था। ये रूस का था। तो ये समाचार पत्र जब तमाम विदेशी समाचार पत्रों का अध्ययन किया गया, जिसमें अमेरिका के भी थे, रूस के भी थे, इंग्लैंड के भी थे, जर्मनी के भी थे, चीन के भी थे, दूसरे देशों के भी थे, उनका अध्ययन करने के बाद हमारी जो फिर विषय वस्तु निकल करके आई, फिर हमारे समाचार पत्रों का भी विदेशों में सर्कुलेशन होने लगा और बढ़ने लगा। अगली बात थी केंद्र सरकार के मुद्दों पर अभिमत। यानी केंद्र सरकार जो कुछ भी कार्य कर रही है तो उस पर समझ, कोई योजना ला रही है, कोई नीति ला रही, पॉलिसी मेकर्स कोई पॉलिसी ला रहे हैं, उस पर भी ये दायित्व बनता है प्रेस का कि वो उसका अध्ययन करे, उसका शोध करे और उस पर अपना मत दे कि वो कोई योजना है, वो उस पर प्रेस क्या सोचती है, उस पर जनता क्या सोचती है, उसको दिखाया जाए, सरकार के मत को दिखाया जाए और सरकार को बताया जाए कि ये जो योजना है आपकी वो इस तरीके से यहाँ तक जाएगी, इसमें ये हर्डल्स हो सकते हैं, जो भी विचार हैं आपके वो अपना मत जो है वो सरकार को बताएगी। अगली बात सूचीबद्ध कार्यों का प्रचार और प्रसार। जो इंडेक्स है काम कार्यों का, प्रेस क्या करेगी, प्रेस के क्या कार्य, प्रेस का क्या दायित्व है, वो जो सूचीबद्ध लिस्टेड वर्क है उसको उसका प्रचार किया जाए, उसका प्रसार किया जाए, उसको बढ़ाया जाए और उसमें नए नए विषय जोड़े जाएं, नए नए क्षेत्र जोड़े जाएं, हैं, और उन पर अधिक से अधिक शोध हो, जिससे कि समाचार पत्र रुचिकर बन सके, लाभकारी बन सके, उपयोगी बन सके। अगली बात शिक्षा एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। जैसी कि बात कही गई थी 1965 के प्रेस अधिनियम के अंदर कि सरकार को चाहिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करे, उस बात को दोहराते हुए उसको और एक कदम आगे ले जाने के लिए 1978 के प्रेस अधिनियम में यह बात कही गई कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, सृजन के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, मुद्रण के क्षेत्र में और अधिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और अधिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हमारा ये मीडिया क्षेत्र जो है वो और अधिक विकसित हो सके। तो इस तरीके से ये था प्रेस अधिनियम 1978 ईस्वी। हम आपको बताते कि 1978 ईस्वी में ही जो अखिल भारतीय संपादक मंडल था उसने और जो प्रेस संघ था उसने मिलकर के एक और नया विचार सोचा और वो ये सोचा कि जो हमारी समाचार एजेंसियां हैं, ये सारी समाचार एजेंसियां एक गिल्ड में जुड़ जाएं, एक श्रेणी में जुड़ जाएं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे के समाचारों का आदान प्रदान करें। तो उसके लिए एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम था प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया 1978। ये भी 1978 में बनाई गई थी, प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया। कुलदीप नैयर जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जिनका नाम था, एक बहुत अच्छे संपादक थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, विद्वान थे, राजनीतिज्ञ थे। तो इन्होंने जो है वो इस संस्था को स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
ये भारतीय सेवा के बहुत उच्च अधिकारी थे, ये राजदूत भी रहे थे। तो इनको ये अध्यक्ष बनाए गए कुलदीप नैयर जी, जिन्होंने कि ये जिनके मन में ये विचार आया था कि सारी प्रेस के जो सारी प्रेस एजेंसियां हैं उनको जोड़ करके एक गिल्ड बनाया जाए। इस संस्था के अंतर्गत क्या किया गया, एक महासचिव रखा गया, एक कोषाध्यक्ष रखा गया और एक कार्यकारी सदस्य 15 रखे गए, यानी 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एक ट्रेजरर, एक जनरल सेक्रेटरी और एक प्रेसिडेंट रखा गया या सेक्रेटरी रखा गया। तो इस तरीके से ये संस्था बनाई गई और इस संस्था ने जो सिफारिशें की, जो बातें बताई नियमन की, वो इस प्रकार से थी। सबसे पहली बात, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा। हर हालत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। ये किसका दायित्व है? ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि प्रेस जो है उसको प्रजातंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना गया है। और इस गिल्ड का ये मानना था कि प्रेस जब तक स्वतंत्र नहीं होगी तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं होगा। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी लोकतंत्र जो है वो जनता की सरकार है, जनता के द्वारा बनाई जाती है और जनता के लिए बनाई जाती है। मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। प्रजातंत्री व्यवस्था में जनता का एक महत्वपूर्ण स्थान है और जनता की भावनाओं को, जनता के विचारों को प्रसारित करना, प्रचारित करना, ये प्रेस का दायित्व है। और प्रेस तभी ये काम कर पाएगी जब उसको विचार अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होगी। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ द प्रेस। सरकार का ये दायित्व है कि वो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करे। अगली बात थी संपादकीय मानकों को बढ़ाना। कुलदीप नैयर जी का विचार था कि जो संपादक लोग हैं वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें। जो संपादकीय लिखते हैं वो गंभीर समस्याओं पर होना चाहिए और गंभीर समस्या पर श्रेष्ठ चिंतन होना चाहिए, जिससे कि समाज को ये संदेश जाए कि अमुक समाचार पत्र एक दृष्टि रखता है, उसका अपना एक मिशन होना चाहिए, एक अभियान होना चाहिए कि वो जनता को इस स्तर की विषय सामग्री देगा जिससे कि एक प्रोग्रेसिव रूट तैयार हो सके, एक उन्नतशील मार्ग बन सके। ये बात कही इस प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया ने। अगली बात थी ट्रेड यूनियन के रूप में कार्य करे। जिस तरीके से ट्रेड यूनियन जो है वो हर समय कामगारों के कल्याण के लिए कार्य करती है और निरंतर जो है वो सरकार के साथ अपने संबंध बनाए रखती है, उसके साथ तालमेल बनाए रखती है, ताकि सरकार और कामगारों के बीच वो एक पुल का, एक ब्रिज का काम करती है। और वो कैसी है? प्रोफेशनल है, निरंतर अपने कामगारों के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है। ठीक उसी तरीके से हमारी इस गिल्ड को भी काम करना चाहिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, संपादन के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में लगे हुए जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए काम करे और जनता की आवाज बने। अगली बात, पत्रकारिता को वृत्ति के रूप में स्वीकार। जो पत्रकारिता है उसको जीविकोपार्जन के रूप में स्वीकार किया जाए कि वो आपकी जीविका है और जीविका को किस तरीके से अपनाना चाहिए, वो कितनी महत्वपूर्ण है, उस तरीके से अपनाते हुए हमें कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत की थी। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में प्रेस की क्या स्थिति है। अब इस गिल्ड के बन जाने के बाद भी समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे। 2001 में इसमें परिवर्तन हुए, फिर 2021 में हुए, समय समय पर परिवर्तन होते रहे, क्योंकि ये मीडिया का क्षेत्र बढ़ता चला गया, मीडिया के साधन बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है
कि भारत में प्रेस और समाचार पत्रों का विकास किस प्रकार से हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंच सके, लोग उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।